हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन एक हिस्टोरिक ट्रेड डील के कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ फॉर्मल अनाउंसमेंट फ्रॉम बोथ द साइड ऑन 27th of January रिगार्डिंग द ट्रेड डील। अब ये जो ट्रेड डील है इसके नेगोशिएशंस 2007 से स्टार्ट हुए थे एंड अब 2026 यानी ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील है ये अपने कंक्लूजन स्टेज पर आ जाएगी। जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं दे आर कोटिंग दिस ट्रेड डील एज द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो आज के सेशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस को, और इसमें हम 3 पिलर्स पर अपने डिस्कशन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कि हिस्ट्री क्या रही है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस की, उसके बाद हम ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप को समझेंगे बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एंड साथ ही साथ जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर जनरेट हो रहा है या राइज हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये जो डिस्कशन होने वाला है ये आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, एंड साथ ही साथ ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपको समझना होगा कि ऐसा क्या है जिस वजह से इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोला जा रहा है। सो इस वजह से इस डिस्कशन में एंड तक रुकिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको समझने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी इस पूरे के पूरे डिस्कशन में। बट इस डिस्कशन में फर्दर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर all the serious UPSC aspirants. If you have decided that you want to prepare for the prestigious civil services examination, but you are stuck in your UPSC preparation, you are confused in your UPSC preparation, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। We at Shriram Sai is running a free 1-to-1 mentorship initiative, जहां पर आप अपने सभी डाउट्स रिलेटेड टू UPSC प्रिपरेशन पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, उस गूगल फॉर्म में आप जाइए, अपने डाउट्स पूछिए रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। आप सबको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है। वहां पर यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कहती हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील है ये ऑलमोस्ट कंक्लूड हो जाएगा, कुछ इश्यूज रिमेनिंग हैं बट उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एंड इसी फोरम पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि ये ट्रेड डील अगर होती है तो ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होगी या मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेड डील है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए। ये जो ट्रेड डील का डिस्कशन है ये 2007 में स्टार्ट हुआ था एंड नाउ आफ्टर 2 decades वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ट्रेड डील टू बी कंक्लूडेड। बट आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 2007 में ये डिस्कशन स्टार्ट हुए, ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, दैट मींस कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे जिस वजह से दोनों साइड एक सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे। बट ऐसा क्या हुआ 2006 में 2026 में या 2025 में कि दोनों साइड सेम पेज पर आ गए? तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें एक कंट्री और एक प्रेसिडेंट के रोल को आपको समझना होगा। ठीक है, 27th of January हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसी दिन आपका 16th इंडिया EU समिट भी होने वाला है। साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं वो रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट की तरह भी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट डे ही, जैसे रिपब्लिक डे के बाद नेक्स्ट डे 27th of January को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 16th इंडिया EU समिट होगा और वहां पर फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये जो डिस्कशन है इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेटा मिलेंगे, फिगर्स मिलेंगे, तो ये आपके नोट मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जरूर से फॉलो कर लो मेरे को। ठीक है, ऋषभ_knowledge_RS live, यहाँ पर मैं जो है पीडीएफ अपनी शेयर कर दूंगा, वीडियोज भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरूर से जुड़ जाइएगा। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया EU हम समझें, इससे पहले थोड़ा आपको समझना होगा जो मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन किया कि 2007 से नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बट ऐसा क्या हुआ कि अभी जाकर ये जो ट्रेड डील है ये कंक्लूजन के स्टेज पर पहुंची है। तो आपको थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन, ठीक है, आपको थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन, दिस इज N, एंड साथ ही साथ इंडिया के जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो चैलेंजेस है, इसे आपको समझना होगा। आज की डेट में इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है? ठीक है, अगर हम बात करें, इंडिया चैलेंज फेस कर रहा है, यूएस ने 50% टैरिफ्स इंपोज कर दिए हैं। साथ ही साथ यूएस
कंटिन्यूसली थ्रेट टैरिफ इंपोज कर दिया 50%, इसके साथ कंटिन्यूस थ्रेट दे रहा है कि अगर आप ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर अग्रीमेंट करोगे या कोलैबोरेशन करोगे तो हम टैरिफ इंपोज कर देंगे, रशियन ऑयल, चीप रशियन ऑयल इंपोर्ट करोगे तो हम टैरिफ इंपोज कर देंगे। तो कंटिन्यूसली टैरिफ्स आ रहे हैं। साथ ही साथ यूएस क्या कह रहा है, यूएस ये कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दैट मींस कि हम जो है भाई इंपोर्ट नहीं, हम एक्सपोर्ट नहीं, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी मई 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक इंडिया का ठीक ठाक लॉस हुआ है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इवन टू द एंटायर वेस्टर्न मार्केट। सो इंडिया अभी क्या देख रहा है, इंडिया देख रहा है कि किस तरीके से इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि इंडिया ने यूके के साथ ट्रेड डील अनाउंस करी, इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील अनाउंस करी, इंडिया ने ओमान के साथ ट्रेड डील अनाउंस करी, और नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2026 की स्टार्ट में हम यूरोपियन यूनियन के साथ एक माइंड ब्लोइंग ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो इंडिया के लिए चैलेंज क्या है कि हमें अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है, और साथ ही साथ हमें जो यूएस का जो मार्केट है वहां पे जो भी हमारी डिपेंडेंसी उसे रिड्यूस करनी है। और वो कैसे होगी, जब हम मिनी अग्रीमेंट्स, मिनी ट्रेड डील्स में अलाइंड करेंगे डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन्स के साथ, डिफरेंट ग्रुपिंग के साथ। तो ये इंडिया चैलेंज फेस कर रहा है। इस वजह से इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन क्या चैलेंज फेस कर रहा है। भाई यूरोपियन यूनियन तो आज की डेट में कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है। अगर हम यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट बात करें तो वहां पर रशिया यूक्रेन, ठीक है, रशिया यूक्रेन का नेवर एंडिंग वॉर चल रहा है, ठीक है। फरवरी 2026 में इस क्राइसिस को 4 इयर्स हो जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से 22 या 23 फेब को स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2022, वो अब 4 इयर्स हो जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से यूएसए या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, ये वॉर्न कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड को लेकर 10% का टैरिफ इंपोज कर दिया गया है मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज पर यूएस की साइड से, और इस 10% को 25% कर देंगे जून में अगर यूरोप जो है वो ग्रीनलैंड को डिफेंड करने की बात भी करेगा। तो इसी के साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी रिटेलिएशन कर रहे हैं, वो भी जो ट्रेड डील है या जो इंपॉर्टेंट ट्रेड पैक्ट्स है उसको हॉल्ट कर रहे हैं या पॉज कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि बहुत सी जो कंट्रीज हैं यूरोप में वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही है, वहां पर इंटरनल क्राइसिस दिख रहे हैं, वहां पर माइग्रेशन का चैलेंज दिख रहा है, ठीक है, वहां पर माइग्रेशन का चैलेंज दिख रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वहां पर। फिर साथ ही साथ जो नेटो एक जो डिफेंस कवर था, जो सिक्योरिटी गारंटी थी स्पेशली आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी डिवीजन दिख रहा है, कुडोस टू डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे, तो डेनमार्क क्या कह रहा है, डेनमार्क ये कह रहा है कि हम आर्टिकल 5 एक्टिवेट कर देंगे, तो नेटो कंट्रीज के आपस में लड़ेंगे। सो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट फेस कर रहा है। तो ऐसे में यूरोप को अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको न्यू मार्केट्स चाहिए, ठीक है, उसको न्यू मार्केट्स चाहिए, उसको न्यू इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। और ये सब कैसे होगी, ये तब होगी जब यूरोपियन यूनियन या जो यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट है वो ग्रोइंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के साथ इस तरीके की अग्रीमेंट करेगा, एंड इसमें सबसे परफेक्ट इंडिया बैठता है। सो गोइंग बाय द चैलेंजेस यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक, यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट इज फेसिंग राइट नाउ, ये ट्रेड डील जो है, जो कि 2 डेकेड्स में नहीं हो पाई, वो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में कंक्लूड हो जाएगी 27 जनवरी को। उस पर हम डिटेल लेक्चर भी करेंगे, बट ये भी पूरा डीकंस्ट्रक्ट है, इसमें हम करंट अफेयर्स के एंगल भी रख रहे हैं, बट ये आपका ओवरऑल रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो नहीं देखना है, अथॉरिटी से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पूरा डीप मैं बताया हूं। ये सारी चीजें आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लोग बस जो ट्रेड डील है उसके बारे में बता देंगे, नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। एक एक सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा कि आज ही इसी बार 2026 में ही क्यों हुआ, यू हैव दैट आंसर। अब हम चलेंगे फर्स्ट पिलर की तरफ, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया EU टाइज, दैट इज यूरोपियन यूनियन टाइज।
फॉर्मली ये रिलेशनशिप स्टार्ट होता है 1962 में, और 1962 में तब यूरोपियन यूनियन नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद आपके प्रिलिम्स में इस बार पूछ ले। यूरोपियन यूनियन से पहले वी हैव यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो इंडिया और ईईसी, आई एम यूजिंग द एब्रिविएशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दैट इज ईईसी। इंडिया और ईईसी के फॉर्मल रिलेशन स्टार्ट होते हैं 1962 से। फिर 1973 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड आता है, जहां पर यूरोपियन यूनियन या फिर आपका जो ईईसी है, अभी यूरोपियन यूनियन नहीं आया, अभी आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, वो आइडेंटिफाई करता है इंडिया को एज अ डेवलपिंग कंट्री अंडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज जीएसपी, दैट इज जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो 1962 में फॉर्मली रिलेशनशिप जो है बिटवीन इंडिया एंड ईयू, और उस टाइम आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये आपके किक स्टार्ट होते हैं। फिर 1971 में क्या हुआ, 1971 में आपका क्या हुआ, 1971 में यूरोपियन जो आपका ईईसी है वो इंडिया को एज डेवलपिंग कंट्री रिकॉग्नाइज करता है अंडर इट्स जीएसपी, दैट इज जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस? इसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके एक्सपोर्ट्स जो आ रहे हैं यूरोप में, उन पर या तो टैरिफ्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाएगा या ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स हैं या जो प्रोडक्ट हैं वो कंपीट कर सकेंगे यूरोपियन मार्केट में। अरे भाई सपोज करिए एक तो डेवलपिंग कंट्रीज के अगर एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं तो हम ऑलरेडी समझेंगे दे आर नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड, अभी तो डेवलपिंग चल रही है, ठीक है। और 1973 के अराउंड हम तब उस तरीके से टेक्नोलॉजी में नहीं इवॉल्व कर रहे थे। अगर हम 2026 की बात करें तो ऑब्वियसली बात है अगर उस पर टैरिफ आप लगा दोगे तो ऑलरेडी प्राइजेस भी हाई रहेंगे, प्राइजेस भी हाई हैं, उस तरीके का सोफिस्टिकेशन भी नहीं है, तो ऑलरेडी डिमांड खत्म हो जाएगी। बट अगर सोफिस्टिकेशन थोड़ी सी कम है, प्राइस बहुत ज्यादा कम है, तो किसी भी आप कंट्री में हो जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो सेम होता है, जहां पैसा कम दिखा वो वहीं जाएगा। तो जीएसपी जो है आपका, दैट इज जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, वो क्या करता है, वो आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट हैं जो यूरोपियन मार्केट में आ रहे हैं उन पर टैरिफ जो है या तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है या ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है, सो दैट वो कंपीट कर सके, एटलीस्ट वो कंपीट कर सके यूरोपियन मार्केट में। और ये स्टेचर इंडिया को कब मिला, 1973 में। और इससे क्या हुआ, इससे इंडिया का जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है वो स्टार्ट होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड जो है ये इंडिया का कहीं ना कहीं, या इसको एक बहुत अच्छा पुश मिलता है जब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इंडिया को एज डेवलपिंग कंट्री जो है वो की तरह आइडेंटिफाई करती है। और आप उसका फिगर भी कोट करोगे, 1960s to 70s में जो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और ईईसी का $1.638 बिलियन के अराउंड था, वो आपका सिर्फ अगले डेकेड में, ठीक है, 1980s आते आते वो आपका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, दैट इज $5.701 बिलियन बढ़ गया। तो 1973 में जब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने इंडिया को एज अ डेवलपिंग कंट्री की तरह आइडेंटिफाई किया अंडर इट्स जीएसपी स्कीम, तो इससे क्या हुआ, जो बायलैटरल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं पुश हुआ बिटवीन इंडिया एंड ईईसी, ठीक है, इंडिया एंड ईईसी, जो मैंने आपको समझाया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड। अच्छा, मैं इसलिए भी नोट कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें हैंड रिटन नोट्स भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके मैंने कोशिश करी कि आपको दूं। इस वजह से भी आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है क्योंकि नोट्स ये जो पीडीएफ रहेगी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 62 फॉर्मल रिलेशनशिप स्टैब्लिश, फिर 73 जीएसपी स्कीम एज डेवलपिंग कंट्री। 1981 क्या होता है, 1981 में कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन होता है जो कि एक फॉर्मल फ्रेमवर्क को क्रिएट करता है, एक फॉर्मल फ्रेमवर्क को क्रिएट करता है एंड कोलैबोरेशन को एनहांस करता है मल्टीपल सेक्टर्स में, जिसमें आपका ट्रेड भी है, जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, जिसमें आपका डेवलपमेंट भी है और जिसमें आपका कल्चरल एक्सचेंज भी है। अब 1981 में ये जो कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे जो भी गुड्स
एंड सर्विसेज में चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन कर सके। अब ये कैसे होगा? ये होगा जब आप कस्टम प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन कर दोगे, ये तब होगा जब आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिड्यूस कर दोगे, ये तब होगा जब आप ट्रांसपेरेंसी को एनहांस कर दोगे ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में। तो 1981, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यह समझ में आ गया कि 1970s में जो ट्रेड $1 बिलियन के राउंड चल रहा था, वो एक साल में 10 ईयर्स में, यानी कि एक डेकेड में जब वो $5 बिलियन के राउंड पहुंच गया, दैट मीन्स कि ट्रेड जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से ये सारी चीजों का जो फोकल पॉइंट था वो क्या था कि किस तरीके से हम ट्रेड को एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो 1962 फॉर्मल रिलेशन स्टार्ट होते हैं। 1973 आपका डेवलपिंग कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करता है इंडिया को, ट्रेड थोड़ा सा बढ़ता है, और फिर 1981 में कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है। मल्टीपल सेक्टर्स पर कोलैबोरेशन करने की बात की जाती है सो दैट इन सारे चैलेंजेस को रेक्टिफाई किया जा सके। एंड ये किस वजह से? क्योंकि ट्रेड जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप का एक की फोकल पॉइंट रहा है। अब भाई आगे बढ़ते हैं। 1991 इंडिया में हिस्टोरिक एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं। इंडिया की जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो ओपन होती है, इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स आना स्टार्ट होते हैं। एंड 1993 में एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, दैट इज मैस्ट्रिच ट्रीटी। इस ट्रीटी से क्या हुआ कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसका सक्सेसर आता है यूरोपियन यूनियन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जब EEC चल रहा था ठीक ठाक तो नई ट्रीटी साइन करी, दैट इज मैस्ट्रिच ट्रीटी इन द ईयर 1993, एंड इसको हटाकर यूरोपियन यूनियन क्यों स्टैब्लिश कर दिया गया? अगर आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, अगर आ रहा है तो इसका जवाब सुनिए। इस वजह से सो दैट, क्योंकि क्या हो चुका था 1991 में, 1993 में क्या हो चुका था? तब तक सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, कोल्ड वॉर एरा खत्म हो चुका था, ठीक है। जो आपका एक थ्रेट, कंटिन्यूअस थ्रेट था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पर कि कभी भी अग्रेशन हो सकता है, क्योंकि आइडियोलॉजी वॉरफेयर चल रही थी, आइडियोलॉजी वॉरफेयर चल रहा था राइट फ्रॉम 1945 टू 1991। ये क्लोज होता है। 46 ईयर्स का कोल्ड वॉर जब एंड होगा तो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ? यूएसए जो है सोल पावर की तरह राइज हुआ, सोवियत यूनियन आपका डिसइंटीग्रेट हो गया। यूरोप को समझ में आया कि अब जो है ट्रेड या हमारे जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं उन्हें और अलग तरीके से रीशेप करना होगा। एंड इस ऑब्जेक्टिव के साथ आपका 1993 में मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन होती है एंड वी हैव यूरोपियन यूनियन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। एंड इसी के साथ साथ क्या हो रहा था कि अब एशियन कंट्रीज, ठीक है, बहुत सी जो साउथ एशियन कंट्रीज थी वहां पर डेवलपमेंट अब तेज पकड़ रहा था। चाहे हम चाइना की बात कर ले, हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर ले, इवन इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हो चुके थे, ठीक है, लिबराइजेशन हो चुका था, प्राइवेटाइजेशन हो चुका था, ग्लोबलाइजेशन हो चुका था, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर चुके थे, ठीक है। इतना बड़ा हमारा मार्केट था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा मार्केट, जितनी बड़ी मार्केट उतना ज्यादा डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा सप्लाई, जितनी ज्यादा सप्लाई उतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स। तो इन सब इंटेंशन के साथ यूरोपियन यूनियन को समझ में आया या यूरोप को समझ में आया कि अब हमें अपने एक्सटर्नल रिलेशनशिप को रीशेप करना होगा, रीडिजाइन करना होगा, क्योंकि नई नई इकोनॉमीज, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो है अब डिफरेंट रीजन्स में हमें देखने को मिल रही है। चाहे हम चाइना की बात कर लें, हम साउथ कोरिया की बात कर लें, हम इंडिया की बात कर लें। और इस ऑब्जेक्टिव के साथ आपका जो है मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन होती 1993 में एंड वी हैव यूरोपियन यूनियन। और 21st सेंचुरी की जैसे ही स्टार्ट होती है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का पहला समिट होता है और फिर 2004 में हेग में समिट होता है, हिस्टोरिक समिट, जहां पर आपका JAP दैट इज जॉइंट एक्शन प्लान अनाउंस किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, जहां पर मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया। चाहे हम पॉलिटिकल डायलॉग और कोऑपरेशन की बात कर ले, ये कहा JAP दैट इज जॉइंट एक्शन प्लान, ये अनाउंस किया गया यूरोपियन यूनियन और इंडिया की साइड से, जहां पर की कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया। और साथ ही साथ आपका 2004 में क्या हुआ, जो बायलैटरल रिलेशनशिप थी इसको स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में एनहांस कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा है क्यों?
क्योंकि 21st सेंचुरी की स्टार्ट में अब हमें एलपीजी रिफॉर्म्स के पॉजिटिव इंपैक्ट दिखने लग गए थे। हमारी इकॉनमी अब ग्रो करना स्टार्ट कर दी थी। 21st सेंचुरी आते आते हमारी इकॉनमी ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी थी, और इस वजह से आप देख रहे हो कि इसी टाइम यूएस भी इंडिया के साथ रिलेशंस अपने स्मूथ कर रहा था। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा खत्म होता है, यूएसए को रियलाइजेशन होती है कि पाकिस्तान के साथ बैठ करके उन्होंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, और 2000 से जो है वो अपने रिलेशनशिप को एनहांस स्मूथ करना स्टार्ट करते हैं। 25 इयर्स की जो प्रिपरेशन चली इंडिया और यूएसए की, उसको खराब कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। साइड बाय साइड यूरोपियन यूनियन भी यही कर रहा था। तभी तो आप देखोगे कि बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में एनहांस कर दिया। तो वेस्टर्न कंट्रीज का आपको माइंडसेट समझ में आ रहा होगा। मैं यूरोप के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको यूएसए के बारे में बता रहा हूं, इंडिया के साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत चाइना और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में बता रहा हूं, ताकि आपको रिलेटेबिलिटी समझ में आए कि कब क्यों हो रहा है, 63 में क्यों हो गया, 81 में क्यों हो गया, 2004 में क्यों हो गया। ये समझना आपको जरूरी है, सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा। स्टोरी जब तक नहीं समझोगे, बैकग्राउंड जब तक नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं क्लियर होने वाला है, और मैं वही आपको समझा रहा हूं। जॉइंट एक्शन प्लान में आपका पॉलिटिकल डायलॉग और कोऑपरेशन इंक्लूड किया गया, जहां पर बोला गया कि पॉलिटिकल डायलॉग और कंसल्टेशंस को सब लेवल पर एनहांस किया जाएगा। पॉलिटिकल एंगेजमेंट होगी, हाई लेवल मीटिंग्स होगी, कंसल्टेशंस होंगे ग्लोबल इश्यूज और म्यूचुअल कंसर्न पर। फिर आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करी गई कि कैसे हम ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट को एनहांस कर सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इश्यूज हैं, दैट इज ट्रेड बैरियर्स, मार्केट एक्सेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और बिजनेस टू बिजनेस इंटरैक्शंस को कैसे इंकरेज कर सकते हैं। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को इंक्लूड किया गया, एनर्जी एंड एनवायरमेंट को इंक्लूड किया गया। फिर आपका सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी इश्यूज, जो हमारा थर्ड पिलर है, लास्ट पिलर है, उसकी शुरुआत भी इसी जेपी दैट इज जॉइंट एक्शन प्लान से हुई थी। फिर आपका कल्चरल एंड एकेडमिक एक्सचेंजेस को इंक्लूड किया गया कि कैसे हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही थी। बहुत से इंडियंस जो है वो आपका यूरोप में या यूएसए में जाके जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कैसे एनहांस हो सकता है, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, सो दैट पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी स्टैब्लिश रहे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 9/11 अटैक हुआ था 3 साल पहले ही। इस वजह से सारे चीजें आप देख रहे हो ना, कोई भी चीजें जब ऐड होती हैं तो उसका रिपरकशन हुआ होता है, इस वजह से ऐड होता है। एंड फिर कि कैसे हम ग्लोबल चैलेंजेस को कलेक्टिवली रिजॉल्व कर सकते हैं, रीजनल हो चाहे आपका ग्लोबल इश्यूज हो। रीजनल क्यों ऐड किया गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और पाकिस्तान, किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेस कर रहा था, इस वजह से रीजनल और ग्लोबल इश्यूज दोनों को इंक्लूड किया गया। तो 2004 में हिस्टोरिक जॉइंट एक्शन प्लान अनाउंस किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि कैसे हम रेगुलर हाई लेवल मीटिंग्स करेंगे, कैसे एनुअल समिट्स करेंगे, और साथ ही साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी क्रिएट किया गया, जिसका फोकस रहेगा किस किस पर, ट्रेड पर, इन्वेस्टमेंट पर, एनर्जी पर, काउंटर टेररिज्म पर और एनवायरमेंट पर। और इस जेएपी से, ये जो जेएपी है, इसके ठीक 3 साल बाद फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जिसे कहा गया ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, दैट इज BTIA। और इसी ये जो और फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, इसमें कई सारे इश्यूज रहे हैं। इन सब इश्यूज को रिजॉल्व करते 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 अब हम ऑलमोस्ट 2026 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है फाइनली कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये, फाइनली आपका कंक्लूड हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये रही पूरी आपकी हिस्ट्री। अब समझिए थोड़ा सा और, अभी थोड़े चैलेंजेस भी हैं। भले ही रिलेशन स्मूथ रहे हैं, बट इस रिलेशन में, ये जो हिस्ट्री रही है इस रिलेशनशिप की, इसमें कई सारे चैलेंजेस भी रहे हैं। ठीक है, इसमें कई सारे चैलेंजेस भी हैं, कई सारे इश्यूज भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या क्या इश्यूज रहे थे, क्यों नहीं फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हो पा रहा था, उसमें कुछ इश्यूज है। जैसे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यूरोप में अलग लॉज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर लें, डेटा पायरेसी की बात कर लें, डेटा प्रिवेसी की बात कर लें, या फिर हम प्रोडक्ट सेफ्टी की बात कर लें, और इंडिया में टोटली डिफरेंट लॉज हैं। तो जब इतने डिफरेंट फ्रेम लॉज हैं या इतने डिफरेंट लॉज हैं, तो इनको सिंगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए भाई आपको प्रिपरेशन करनी है। आपने कहा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं मैं, यूपीएससी के आपने कुछ अटेम्प्ट्स दिए, अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हो पाया। नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लान बी,
and you have decided that you want to go in corporate sector and you want to learn or you want to go as a business analyst. Now you have to learn some basic tools to be at least a average data analyst, and for that you need to have some tools, be it Python, be it your SQL and many more. तो इन सब को सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा ना। इसी तरीके से जब दोनों कंट्रीज के डिफरेंट लॉज हैं तो उनको सिंगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए यू नीड टाइम, इट टेक टाइम, क्योंकि इंटेंस नेगोशिएशंस होंगे, ठीक है, इधर से कुछ इश्यूज आएंगे, उधर से कुछ इश्यूज आएंगे, तो इन सब को सिंगल फ्रेमवर्क में करने के लिए ईयर्स लग गए, क्योंकि एक बहुत टीडियस टास्क था। फिर इकोनॉमिक इंबैलेंसेस को भी देखना पड़ेगा। भाई इंडिया के कुछ कंसर्न है, यूरोपियन यूनियन ये कहता रहा कि भाई आपको भी हमारे प्रोडक्ट पर टैरिफ रिड्यूस करना होगा, बट इंडिया का सिंपल स्टांस है कि भाई यूरोप के जो प्रोडक्ट आएंगे वो तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगे, ठीक है। अब जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन रहेगी उतने प्राइसेस भी रहेंगे, तो इंडिया में वो कंपीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर टैरिफ रिड्यूस किया जाता है तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अभी उस लेवल की नहीं है, उस सोफिस्टिकेशन की नहीं है कि हम यूरोप के गुड्स को कंपीट कर सके। तो टैरिफ रिड्यूस करने पर इंडिया का हमेशा से एक स्ट्रिक्ट स्टांस रहा है कि भाई हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हैम्पर नहीं कर सकते हैं, हमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग एनहांस करनी है, हमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करनी है। हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, डेवलप नेशन बनना है। वो कैसे होगा? वो तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग नहीं करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन रेसिप्रोसिटी की बात करता है, यानी कि जितना टैरिफ या जितना टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज यूरोप इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगा रहा है उतना ही इंडिया को भी लगाना चाहिए। बट इंडिया ने कैटेगोरिकली इसे रिड्यूस मना किया हुआ है, जो कि हम यूएस में भी देख रहे हैं। यूएस कहता जा रहा है कि भाई हमें एग्रीकल्चर एक्सेस दो, अपने एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस दो, डेयरी एक्सेस दो। हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है भाई अगर ऐसा हमने किया तो हमारे जो फार्मर्स की लाइवलीहुड है वो बहुत ज्यादा लेवल पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज रहा है या एक हर्डल रहा है कि कोई भी एक मेजर ट्रेड डील करनी रहती है ना, कोई भी मेजर ट्रेड डील करनी है तो यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब के सब जब तक अग्री नहीं करेंगे तब तक कोई इस तरीके की मेजर ट्रेड डील नहीं होगी। तो अगर एक भी कंट्री बायकॉट कर गई या उसके कुछ रिपरकशंस रहे, कुछ एप्रीहेंशंस रहे, तो वो ट्रेड डील नहीं हो पाएगी। तो ये 2-3 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स लग गए इनको रिजॉल्व होने में। जैसे आपको एग्जांपल भी समझाता हूं, कार एंड अल्कोहल डिस्प्यूट। यूरोप ये कहता है कि भाई हम आपके मार्केट में कार को सेल करना चाहते हैं, आप कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस करो, जो कि यूएस भी कहते हैं, ट्रम्प कहते थे कि भाई हार्ले डेविडसन है उस पे आप 100% ड्यूटी लगाए हो, उसे रिड्यूस करो। ये करने से क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है भाई वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, तो हम ये तो नहीं करेंगे। फिर डेटा प्रिवेसी को लेकर भी इशू है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इनका बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉज है और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को, ठीक है, इंडिया को सेफ स्टेटस जो है व्हेन इट कम्स टू डेटा प्राइवेसी नहीं दिया है या डेटा प्राइवेसी नहीं दिया है। तो इससे क्या होता है, जो आईटी कंपनीज हैं उनको, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उनके लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है यूरोपियन डेटा को मैनेज करने से। तो ये 2-3 एग्जांपल्स को भी आपको कोट करना होगा, तब जाकर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया? सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज, और द फर्स्ट पिलर, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन राइट फ्रॉम 1962 टू टिल अप टू 2026। क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या रहे, सब बता दिया। एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूं आप लोगों के लिए। 1962 फॉर्मल रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। 1973 डेवलपिंग कंट्री की तरह स्टेटस दिया जाता है जीएसपी स्कीम के अंडर। 1981 कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है जहां पर ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेवलपमेंट और कल्चरल एक्सचेंज पर फोकस किया जाएगा। 1993 यूरोपियन यूनियन क्रिएट होता है maastricht ट्रीटी के साथ। 2000 में, राइट एट द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, वी हैव द फर्स्ट EU इंडिया समिट। देन 2004 में जॉइंट एक्शन प्लान जो है वो अनाउंस किया जाता है, जिसमें आपका पॉलिटिकल एनहांसमेंट, इकोनॉमी, काउंटर, आपका सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, सब कुछ इंक्लूड किया गया, 8 पिलर्स। फिर आपका 2007 में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, दैट इज BTIA, ये फॉर्मली नेगोशिएशन स्टार्ट होता है और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 में ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये आपका पहला पिलर रहा और उसका रिकैप रहा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पिलर की तरफ चलते हैं, दैट इज इंडिया EU इकोनॉमिक रिलेशंस। भाई देखो,
आप ये देखोगे हर कंट्री के साथ हमारे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के साथ हमारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर एंगेजमेंट चल रहे हैं। हम डिप्लोमेसी की बात कर लें, हम डिफेंस की बात कर लें, हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर लें, सेमीकंडक्टर की बात कर लें, इन सब पर हमारा चल रहा है। ठीक है, रशिया के साथ हमारा डिफेंस और एनर्जी के बेसिस पर बहुत एक फाउंडेशन स्ट्रांग है। इसी तरीके से अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखोगे तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो फोकल पॉइंट है वो क्या है, वो भाई आपका ट्रेड है। तो ट्रेड जो है वो हमेशा से इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक फाउंडेशन रहा है। जैसे होता ना कि आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या इससे पहले अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी होगी, लाइक फॉर जेई, तो यू हैव मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आउट ऑफ ऑल थ्री कोई ना कोई आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से मल्टीपल पिलर्स हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, बट जो मेन पिलर है या जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो भाई आपका ट्रेड है। सो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे, और ये मैं आपको नॉर्मली पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इकोनॉमिक रिलेशन, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये समझो पहले। इकोनॉमिक रिलेशन मैंने आपको बताया कि जब जीएसपी स्कीम यानी कि इंडिया को एज अ डेवलपिंग कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, तो हमने ट्रेड और इकोनॉमी में देखा कि किस तरीके का जंप आया। इसी तरीके से जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, इन्वेस्टमेंट सीख करी, ठीक है, न्यू मार्केट टैप की। तो ये जब हुआ, इसने एक रैपिड ग्रोथ जो है, या इसने एक रैपिड पुश दिया व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड ईयू ट्रेड रिलेशंस। इंडिया एंड ईयू ट्रेड रिलेशंस। तो 1991 से पहले रिलेशन स्मूथ थे व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड इकोनॉमी, बट एक सडन जंप आया जब आपका 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हो, और ये आपको नंबर भी देखने को मिल जा रहे हैं। मैंने फिगर पूरा एज इट इज कोट कर दिया है। 1996 से लेके आपको 2023 तक देखने को मिल जाएगा, और आप देखोगे कि चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, ओवरऑल ट्रेड हो, ये आपका इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। ठीक है, फिर आप देख लो इंडिया ट्रेड विद ईयू 2010-2011 से मैंने रखा हुआ है। ठीक है, 2010-2011 से देखोगे, और 10 इयर्स में ये सिर्फ और सिर्फ जो नंबर है वो बढ़ रहा है। टोटल ट्रेड भी बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया का इंपोर्ट भी उसी तरीके से, एक्सपोर्ट भी। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे चाइना के केस में है, चाइना के केस में हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। यूएसए की बात करें तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, वहां से इंपोर्ट कम करते हैं। बट यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखोगे तो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं आप पाओगे इक्वल रहे हैं, या थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है, दैट्स इट। फिर एक और फिगर आप देख सकते हो कि 2014 में ये जो येलो आपको दिख रहा है वो इंडिया का इंपोर्ट है फ्रॉम ईयू। फिर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं टू ईयू। तो इसमें आपको देखने बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। इवन आप देखोगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट 2024 में सडन जंप होना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, सडन जंप होना स्टार्ट हुए। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ट्रेड बढ़ाई है 2014 में। ओवरऑल जो टोटल ट्रेड आप देखोगे वो इंक्रीज ही हुआ है। टोटल ट्रेड जो है वो इंक्रीज ही हुआ है। तो ये आपको समझ में आएगा कि इंडिया और ईयू का जो बायलैटरल ट्रेड है, या जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस है, वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझना होगा, और से दूसरी कंट्रीज से अगर हम देखेंगे तो यूएस, ईयू, चाइना, आसियान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 2021 का डेटा है। देखोगे कि हमेशा से ही जो है ईयू एक पोटेंशियल ट्रेड पार्टनर रहा है भारत के लिए। विद इन ईयू अगर आप देखोगे कि कौन कौन कंट्रीज के साथ हम ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इसमें आपको नेदरलैंड्स देखने को मिलेगा, इसमें आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, इसमें आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा, इसमें आपको इटली देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। दिस स्टेटमेंट या दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि टॉप 5 ईयू ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज कौन सी रही हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज हैं, इसकी सीक्वेंसिंग याद कर लो, पूछ सकता है आपसे। ठीक है,
और अगर हम मेजर एक्सपोर्ट्स टू ईयू की बात करें, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, रिफाइन, फिर इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो पार्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल एंड वैक्सीन्स हो गए, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। क्या क्या इंपोर्ट हम करते हैं, मेजर इंपोर्ट्स, आपसे मे भी प्रिलिम्स से पूछ लेना हो तो आपको बस 2-4 ये लाइन लिख देनी है। इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड बॉयलर्स, प्रिसिशन एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और ऑर्गेनिक केमिकल्स। क्लियर हुआ? तो ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है यूरोपियन यूनियन के साथ। साथ ही साथ हम मल्टीपल एस्पेक्ट में भी एनहांस कर रहे हैं। जैसे 2022 में क्या हुआ था कि हमने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल क्रिएट किया था, जहां पर हम डिजिटल गुड्स और सर्विसेज को और ज्यादा एनहांस कर सके एंड कोलैबोरेशन को एनहांस कर सके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जिसमें आपका एआई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसी के साथ साथ जो ईयू स्टॉक है या जो ईयू स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए भी इंडिया एक बहुत ही प्रिफर्ड मार्केट रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए 2020 में स्टॉक इन्वेस्टमेंट ईयू से कितनी आई थी, 87.3 बिलियन यूरो, आपका यूरो बिलियन, ठीक है, बिलियन यूरो, जो कि 2017 में 63.7 बिलियन यूरो था और जो कि 2004 में सिर्फ 1.1 बिलियन यूरो था। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से ट्रेड हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, आपका क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हो या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो, इन सब में ही इंडिया और ईयू के जो रिलेशंस है वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं, बहुत स्मूथ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो भी आपको देखना होगा। जैसे अगर हम ईयू की एफडीआई स्टॉक की बात करें, वेल एंड गुड, अच्छा नंबर है, बट कंपेयर करोगे दूसरी कंट्रीज से, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पर तो वो 201.2 बिलियन यूरो है, हमारा सिर्फ 87.3 बिलियन यूरो रहा है 2020 में। चाइना कंपेयर में देखोगे 200 के आगे है, 200 बिलियन यूरो के आगे। तो ये हमें समझना होगा क्यों, उसके लिए हमारे जो रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं वहां पर कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है कॉम्प्लेक्स होता है, प्लस हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज किए हुए हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, हमारे कुछ ऐसे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जिसमें हम फॉरेन प्लेयर्स को एंट्री नहीं देते। हालांकि अब हम काफी हद तक सेक्टर्स ओपन करें, बट तब भी ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हमने एफडीआई को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस हैं। तो डेफिनेटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस है उसमें अपटिक है, बट अभी भी फुल पोटेंशियल जो है वो रीच नहीं हुआ। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील होगी इसमें शायद जो है आपका फुल्ली कोऑपरेशन जो या जो फुल पोटेंशियल है ये एनहांस हो जाए, ये अचीव हो जाए। तो वी आर डन विद द सेकंड पिलर आल्सो, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड ईयू। अब लास्ट पिलर की तरफ चलेंगे, दैट इज आपका सिक्योरिटी कोऑपरेशन। 2004 में मैंने आपसे बताया था ज्वाइंट एक्शन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहा है इंडिया और ईयू के रिलेशन में, दैट इज ज्वाइंट एक्शन प्लान। तो ज्वाइंट एक्शन प्लान में ही आपका सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी एनहांस ऐड किया गया था। अब इसमें मैं आपको स्टोरी बता देता हूं जल्दी से, और फिर मैं आपको सारे फैक्ट बता दूंगा जो कि आप अपने आंसर्स में कोट करोगे। जल्दी से समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना, सर यूरोप अलग कॉन्टिनेंट, इंडिया इधर साउथ एशिया में सिक्योरिटी कोऑपरेशन क्यों, ऐसा मतलब क्या। तो थोड़ा सा आपको चैलेंजेस समझने पड़ेंगे। ठीक है, यूरोप की बात करते हैं। यूरोप 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत का जो इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में वो भी खत्म होता है। बट यहां से क्या हुआ कि आप देखोगे अलकायदा एक टेरर ग्रुप, ठीक है, यहां से आप देखोगे कि 1990s में अब यूरोप क्या चैलेंज फेस कर रहा है कि वहां पर ये जो टेरर ग्रुप्स हैं ये इन पर अब कंटिन्यूअस थ्रेट पोज कर रहे हैं यूरोप पर। साथ ही साथ यूरोप क्या आप चैलेंज फेस कर रहा है, ठीक है, तो टेरर अटैक्स की बात करें, ये जो है आपका 1990s से यूरोप जो है यहां पर ये चैलेंज फेस करने लग गया। फिर 2001 में क्या हुआ, 2001 में डेडली 9/11 अटैक हुआ। फिर साथ ही साथ यूरोप जो है वो कंटिन्यूअस थ्रेट फेस किया, आईएसएस जब क्रिएट हुआ, ठीक है, आईएसएस जब क्रिएट हुआ आपका स्पेशली इराक और सीरिया में, तो कंटिन्यूअस अटैक का थ्रेट रहा। इवन अटैक्स हुए भी यूरोप में, मल्टीपल यूरोप की कंट्रीज में। और आज की डेट में यूरोप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस कर रहा है, दैट इज रेडिकलाइजेशन। जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है ये यूरोप
ठीक है, ये यूरोप फेस कर रहा है। तो ये जो 3 चैलेंजेस हैं जो यूरोप फेस कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज इंडिया में भी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेस कर रहा है, जहां पर यही जैश-ए मोहम्मद हो गए, ठीक है, लश्कर-ए-तौयबा हो गया, ये सब पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं, कंटिन्यूस थ्रेट आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन है, बांग्लादेश में अब वही रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो इंडिया में भी वो चैलेंजेस रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप और इंडिया के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं वो सिमिलर होना स्टार्ट हुए 1990s के बाद से, और इस वजह से आप देखोगे कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इंक्लूड किया गया, ठीक है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन को क्या किया गया, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को आपका इंक्लूड किया गया। हालांकि ये जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है ये मोस्टली आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि ऐसे थ्रेट जहां पर अगर हम बात करें तो यूरोप की आर्मी और इंडिया की आर्मी सेम बैटलफील्ड में नहीं उतर जाएंगे, तो वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है। इंडिया और यूरोप जो है वो आपका मोस्टली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर कोऑपरेट करें, जिसमें आपके क्या हो गया, मैरीटाइम सेफ्टी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म कैसे होगा, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू, सो दैट हम टेरर फंडिंग को ट्रैक कर सके एंड रेडिकलाइजेशन को इंपैक्ट प्रिवेंट कर सके। देन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जैसे आपका कोविड पैंडेमिक, कई बहुत सी इस पे थ्योरीज हैं कि जो कोविड पैंडेमिक रहा है वो शायद इंड्यूस किया गया था, यू नेवर नो, इस पर कोई प्रॉपर प्रूफ तो नहीं है, बट यू नेवर नो, कई सारे एक्सपर्ट्स ने वो कहा है कि शायद इसे इंजीनियर्ड किया गया हो सो दैट पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। और हमने देखा भी है कि भाई अब ये बताओ ना, सच सच बताना, 2019 आपको नहीं लगता है कि लास्ट नॉर्मल ईयर था भाई? 2019 के बाद कोई एक ईयर बता दो जो नॉर्मल रहा हो। 2020 में भाई कोविड आ गया, 2021 में डेडली सेकेंड वेव आ गया, 2022 में आपका रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हो गया, 2023 में आपका ये हो गया, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस स्टार्ट हो गया, 2024 में बांग्लादेश में क्या हो गया, रेडिकलाइजेशन की तरफ चला गया, 2025 में हमने इंडिया पाकिस्तान का एक मिनी स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी देख लिया, 2026 में भी चीजें वही चल रही हैं। तो लास्ट जो नॉर्मल ईयर था वो तो 2019 ही था, है कि नहीं? तो क्लाइमेट और हेल्थ, इन सब को भी आपका प्रिवेंट किया जा सके, सो दैट कोई भी नेशंस को डिस्टेबलाइजेशन, जो नेशन है उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। और इस वजह से आप देखोगे कि पहला जो पॉलिटिकल डायलॉग था काउंटर टेररिज्म में, वो 2004 में अनाउंस किया गया, फिर आपका पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो 2006 में हुई, फिर बायलैटरल डायलॉग्स और एक्सपैंड हुए जब मुंबई अटैक्स हुए 2008 में। उसके बाद दोनों जो पार्टीज हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को भी सपोर्ट किया है, एंड साथ ही साथ एंगेज हुए हैं मल्टीपल जगहों पर, चाहे यूएन लिंक फोरम्स की बात कर लें, ठीक है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात कर लें, टेररिज्म की बात कर लें। और फिर साथ ही साथ आपका 15th जो EU इंडिया समिट हुआ था, ये सब आपको बस एज इट इज लिखना है, मैंने आपको स्टोरी समझा दी है, ये बस आप मेंस में अपना आंसर लिखोगे, मेरा काम है आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देना, ठीक है। जो EU और इंडिया ने क्या किया, द रोड मैप 2025 डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जहां पर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन में कुछ फोकल एरियाज को इंक्लूड किया गया। वो आपके ये 4-5 फोकल एरियाज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप इस तरीके से चलाए। तो 2004, 2006, 2008, फिर 2020 में ये आपका EU एंड इंडिया रोड मैप टू 2025 अनाउंस किया गया, जिसमें आपके 4-5 जो पॉइंट्स हैं इन्हें इंक्लूड किया गया। और इसी के साथ जो है आपका इंडिया EU का जो थर्ड पिलर है, दैट इज सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये भी कंप्लीट होता है। तो ये थी पूरी डिटेल वीडियो आपकी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस को लेकर। ये जो आपका कंटेंट है ये फुल फ्लेज कंटेंट है भाई, इसके अलावा मत भटकना कहीं पर भी, और इसको देखना जरूर, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, बहुत जगह से हमने पढ़ाई करी, बहुत जगह से हमने कंसोलिडेट किया, इजी नोट्स आपको दिए। तो हम बस यही चाहेंगे, इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि भाई मल्टीपल स्टूडेंट्स तक जाए। और टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपका ये PDF जो है शेयर करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हाँ, जैसे ही 27 जनवरी को ट्रेड डील अनाउंस होगी तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि क्या क्या अनाउंसमेंट करी गई है। बट हमने पूरी ओवरऑल हिस्ट्री समझ ली है, इकोनॉमी समझ ली है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन समझ लिए हैं, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी समझ लिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।